इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। सीमा आजकल उदास सी रहने लगी थी। घर में सबको लगा कि जरूर किसी उपन्यास का असर है, क्योंकि पहले भी वो कहानियां पढ़कर कई बार उदास हो जाती थी। पर मीता को पता था कि ये उदासी कहानी का असर नहीं है, सीमा की बेवकूफ़ी है। उसने 2-3 दिन उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, पर जब सीमा को वैसे उदास देखा तो एक रात उसे आड़े हाथों लिया। क्या हो गया तुम्हें? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? मीता ने सीमा को थोड़ा डांट कर कहा, फालतू के सपने देखना छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। अब ऐसे भी सीमा का मन इन सब बातों से निकलना चाहता था, इसलिए उसने सिर हिलाकर हामी भरी। उसके इतनी आसानी से मान जाने पर मीता को हैरत के साथ खुशी भी हुई। अगले दिन से सीमा ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। ऐसे ही पूरा साल बीत गया। मीता बीएससी के अंतिम वर्ष में थी और सीमा दूसरे वर्ष में। मीता एग्ज़ाम देने के बाद अपने ननिहाल चली गई थी और सीमा एग्ज़ाम से फ्री होकर वापस कहानियों की दुनिया में। दिन आहिस्ता गुजर रहे थे कि सीमा के बचपन के पिता के बचपन के दोस्त का बेटा सीमा के घर रहने आया कुछ दिनों के लिए। दरअसल सीमा के पापा के दोस्त की जॉब लगने के बाद वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में बस गए थे और तब से उनका घर किराए पर लगा था। पर अब वो लोग यहाँ वाला घर बेचना चाहते थे, इसलिए उनका बेटा यहाँ आया था। अब यहाँ कोई अच्छा होटल भी नहीं था। ऊपर से सीमा के पापा भी चाहते थे कि उनके दोस्त का बेटा उनके घर पर ही आकर रहे, तो इसी सिलसिले में अमन कल आ रहा था। सीमा ने ऊपर के पोर्शन वाला कमरा अमन के लिए सेट कर दिया था और साथ में बड़बड़ा भी रही थी कि महारानी मीता तो ननिहाल में आराम फरमा रही हैं और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह ही अमन आ गया था, इसलिए हाथ मुंह धोकर सबके साथ नाश्ता करने बैठा था। सीमा के पापा उनसे अपने दोस्तों के बारे में पूछ रहे थे और वो थोड़ा बहुत हाँ हूँ में जवाब दे रहा था। दरअसल अमन जब 1 साल का था तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। और चूंकि यहाँ की ज़मीन अमन की माँ के नाम पर थी, इसलिए इसे बेचकर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। सीमा के पापा ने अमन को दिलासा दिया और कहा, बेटा तुम इसे अपना ही घर समझो। मैं अपने पहचान वालों से भी बात करूँगा और फिर घर की हालत भी अच्छी है, सही कीमत पर बिक जाएगी। जी अंकल। फिर सीमा के पापा का नाश्ता हो गया तो वो दुकान जाने के लिए उठ गए और अमन से बोले, ठीक है बेटा, तुम सफ़र से आए हो, थक गए होगे, आराम करो, मैं शाम में तुमसे मिलता हूँ। फिर सीमा से कहा, बेटा अमन को उसका कमरा दिखा देना। जी पापा। सीमा ने किचन से बाहर आकर कहा और अमन को छत पर उसके लिए तैयार कमरा बताया। अमन ने अपना बैग एक साइड में रखा और सीमा के मुताबिक होते हुए कहा, जी मुझे दोपहर को खाने के लिए मत उठाइएगा, अभी नाश्ता बहुत हैवी हो गया है। और बगैर सीमा के कुछ भी बोले कमरे का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गया और सीमा बंद दरवाजे को थोड़ी देर घूरने के बाद बड़बड़ाते हुए नीचे उतर रही थी। अजीब इंसान है, दरवाज़ा तो ऐसे बंद कर दिया जैसे ये कमरा अपने साथ लेकर आए थे और मैं अंदर आकर कब्जा करने वाली थी। उधर जाने क्या क्या सोचे थी। अमन के जेहन में एक उदासी सी उसके मन को घेरी थी। बहुत देर तक यूं ही अपने आप में खोए हुए बिस्तर पर लेटा रहा। जाने कब उसकी आंख लग गई। शाम 5 बजे के करीब राहुल ने आकर दरवाज़ा खटखटाया, तब उसकी नींद खुली। वो उसे शाम की चाय के लिए जगाने आया था। अमन ने चुपचाप दरवाज़ा खोला, अपना फेस धोकर राहुल के साथ नीचे आ गया। सारे बच्चे और घर की औरतें सभी हॉल में थे। अमन एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। सीमा सबके लिए चाय और नमकीन लेकर आई थी। उसे मेज पर सब कुछ रख दिया। सबने अपना अपना कप उठा लिया, पर अमन ऐसे बैठा था। राहुल ने एक चाय का कप उठाकर अमन को थमाया। अमन भैया आपकी चाय। अमन ने कप थाम लिया और अपने होठों से लगा लिया। सीमा ने ये देखा तो अपने मन में कहा, अजीब ही इंसान है, यहाँ इतने लोग बैठे पर जाने कहाँ खोया है इसका दिमाग। खैर मुझे क्या,
कल तो मीता आई ही जाएगी और मेरा काम नहीं होगा। फिर इस अकड़ू को चाय नाश्ता देना। ऐसा सोचते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और अचानक अमन की निगाह सीमा पर चली गई और दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल गई तो सीमा को शर्म आ गई। उसने नज़रें झुका ली और सोचने लगी, मैं भी ना, मेरी उस मुस्कुराहट का ना जाने क्या मतलब निकाल रहा होगा वो खड़ूस। फिर अपने सिर को झटक कर उठ गई। मुझे क्या, उसकी चाय भी खत्म हो गई थी और बाकी सबने भी पी लिया था, इसलिए वो खाली कप मेज से उठाने लगी। शाम का समय था, आसमान बादलों से घिरा हुआ था। सीमा अपने घर की छत पर खड़ी कोई गीत गुनगुना रही थी कि पीछे से मीता ने उसे आवाज़ देकर चौंका दिया। किसे याद कर रही हो? सीमा मीता की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अपने सपनों के राजकुमार को। तुम्हें कोई ऐतराज़ है? नहीं, मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं। अच्छा है तुम्हें जल्दी से कोई पढ़ा लिखा हैंडसम बंदा पसंद कर ले तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी, मीता ने बड़े बूढ़ों वाले अंदाज में कहा और फिर दोनों ही हंसने लगी। फिर मीता को कुछ याद आया तो बोली, वैसे ये हंसी, ये गुनगुनाना कहीं अमन की वजह से तो नहीं? क्या यार, किसका नाम ले लिया? एक नंबर का अकड़ू है। उसका नाम अमन नहीं अकड़ू होना चाहिए। पता है उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। सीमा ने मीता को पहले दिन वाली बात बताई। अरे मेरी बहना, छोटी छोटी बातों में बड़े तौर पर रिएक्ट करना छोड़ो। बेचारा सफ़र से आया था, थका होगा, इसलिए सोना चाहता होगा। तुम सही कह रही हो मीता, मैं बेकार में ही उसे खड़ूस, अकड़ू, घुन्ना और ना जाने क्या क्या कह रही थी। वैसे मीता, वो बोलता बहुत कम है। कौन? अरे वही अमन। और कौन? कहीं उसे अपना हीरो तो नहीं समझ रही हो? तो हाँ, समझ रही हूँ। ये कि बेचारा अभी ही कम बोलता है। तुमसे शादी हो गई तो क्या होगा उसका? मीता ने सीमा को गुस्सा दिलाया। मतलब क्या है तुम्हारा? सीमा अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर लड़ने के लिए तैयार हो गई तो मीता को हंसी आ गई। कुछ नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि तुम कोशिश करके उसे बोलना सिखा सकती हो। वैसे सच सच बताना, ये वाला हीरो तुम्हारी कौन सी कहानी से मैच करता है? देखना उसमें हीरो की शादी हीरोइन से होती है कि नहीं। एक बात बोलूं मीता, कोई मर्द अगर किसी लड़की से प्यार करता है तो उसे छुपाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, और तो और शान से बताता है। मगर एक लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती। बहुत कम लड़कियों को उनका मनपसंद जीवन साथी मिलता है। कल को अगर मेरी भी शादी किसी ऐसे इंसान से हो गई जिसे मैं पसंद ना करूं तो मैं क्या करूंगी? वैसे वो अमन अकड़ू खड़ूस तो है, पर तभी मीता ने सीमा को चुप रहने का इशारा किया, पर बोलते हुए सामने देखने की सीमा को आदत ही नहीं थी तो बेचारी क्या करती। और तो और जोर से बोली, अरे तुम्हारी ब्रेक क्यों फेल हो गई? तब से मैं ही बोलती जा रही हूँ, कहीं तुम पर भी उस अकड़ू खड़ूस घुनने का साया तो नहीं पड़ गया। मीता ने परेशान होकर उसे घूरा और फिर अजीब सी शक्ल बनाकर बोली, मुझे मम्मी आवाज़ दे रही है, और फिर तेजी से सीढ़ियाँ उतर गई। है, अब इसके कान में कौन से वायलेंस लग गए जो ताई जी की आवाज़ सुनाई दे गई? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। सीमा ने बोलते अपनी नज़रें घुमाई तो साइड में दीवार से टेक लगाकर अमन खड़ा दिखा। अमन को देखकर सीमा को बहुत अजीब लगा तो ये छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे। अब सीमा ने भी वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी और नीचे जाने के लिए अपने पाँव बढ़ाए कि मैं खड़ूस और अकड़ू हूँ। अमन ने संजीदगी से मुस्कुराते हुए कहा। वो जल्दी से सीमा के आगे आ गया था। बाय द वे, ये घुन्ना किसे कहते हैं ये तो बताकर जाइए। अमन अपनी बाहें सीने पर लपेटकर सीमा के चेहरे की बदलती रंगत को दिलचस्पी से देख रहा था और सीमा तो जैसे शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। पता नहीं ये हीरोइनें कैसे पट पट बोल लेती हैं हीरो के सामने। सीमा तो नजरें भी उठा नहीं पा रही थी। अमन कुछ देर उसे देखता रहा और फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अमन अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करके बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका बदन थकान से चूर हो गया था और आंखें जल रही थी और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। कौन जानता था उसके दिल में कितना दर्द है, और किसी को जानने की फुर्सत भी नहीं थी। 1 बरस का ही था जब माँ
की नेमत से दूर हो गया। और पिता ने शादी तो की थी उसकी परवरिश करने के लिए, पर वो भी उसे अपनी नई नवेली पत्नी के भरोसे छोड़कर अपनी गृहस्थी में गुम हो गए। पढ़ाई में अच्छा था, पर कभी किसी ने प्रोत्साहन नहीं दिया। सबके पेरेंट्स अपने बच्चों की छोटी सी जीत पर भी कितने खुश होते हैं, पर नमन की ख्वाहिश ही रही कि उसके पापा कभी रिपोर्ट कार्ड उठाकर देख ही ले। नई माँ अपने बच्चे में ही मगन रहती थी। हाँ, अमन को कभी डांटती नहीं थी, पर प्यार भी नहीं करती थी। कैसे हूँक सी उठती थी अमन के मन में जब माँ नमन को स्कूल से आते ही गले लगाकर कहती थी, कैसा है मेरा बच्चा। अमन की आंखों के कोरों से आंसू बहकर उसके गालों को भिगोने लगे थे। कोई सोच सकता था कि इतने लंबे चौड़े स्मार्ट से नौजवान का मन इतना भरा होगा कि उसका दिल तन्हाई के लम्हों में रोता होगा। पढ़ाई में काफ़ी अच्छा होने के बावजूद भी वो धीरे धीरे पढ़ाई में पिछड़ने लगा। किसी तरह उसने बीएससी पास की और उसके बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया था। उसे लगा था कि कम से कम उसके पिता तो उससे पढ़ाई छोड़ने का कारण ज़रूर पूछेंगे, पर उसके पापा के पास उसके बारे में जानने की फुर्सत ही नहीं थी। अमन का दिल दिमाग उससे बगावत करने लगा और उसने सीधे जाकर अपने पिता से कह दिया कि उसे अपने हिस्से की ज़मीन चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस शुरू करना चाहता है। दरअसल अमन ने सोचा था कि उसकी बात सुनकर ही सही उसके पिता उसे डांटेंगे और आगे पढ़ने के लिए कहेंगे, पर उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने उसे गोपालपुर की ज़मीन का कागज़ और अपने दोस्त के घर का एड्रेस देकर कहा कि यहाँ चले जाओ और मेरे दोस्त से मिल लो। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। वो मेरे बचपन का दोस्त है और तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया और अमन का दिल टूट गया। जो थोड़ी सी उम्मीद कहीं बची हुई थी वो एक धमाके से टुकड़ों में बिखर गई थी। उसका दिल लहूलुहान हो गया था, पर किसी को उसके आंसू नहीं दिखाई दिए। इसलिए वो सीधा यहाँ चला आया कि उसे अपनी ज़िंदगी अब खुद ही बनानी थी। कोई ऐसा नहीं था जो उसके बारे में सोचता, उसका ख्याल रख करता कि उसने खाना खाया कि नहीं, कैसा है, किस हाल में है। बचपन के वो दिन उसे हमेशा याद आ जाते हैं जब अमन भूख से बेहाल होकर अपनी माँ के पीछे पीछे जाता। कभी उनका आंचल पकड़कर प्यार से बोलता, माँ मुझे भूख लगी है, और माँ अपने बच्चे को गोद में लिए उसे दुलारने तो कभी दूध पिलाने में अमन को कभी झिड़क देती तो कभी कहती, ठीक है तुम बैठो, मैं समर को ज़रा दूध पिला दूँ। और अमन किसी कोने में बैठा राह देखता रहता कि अब माँ उसकी तरफ भी ध्यान देगी। और कभी कभी माँ उसे देर से खाना देती तो वो जल्दी से खाना खत्म कर लेता, और कभी तो उसकी माँ अमन की तरफ ध्यान देना ही भूल जाती और वो इंतज़ार करते करते कोने में ही सो जाता। तब बस 2.5 साल का था अमन। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और ज़रा समझदार हुआ, उसे हर छोटी चीज़ के लिए तरसना पड़ता। वही समर के लिए हर चीज़ फ़ौरन हाजिर हो जाती, चाहे वो कितनी भी कीमती हो। बस समर ने कहा और माँ के उसके लिए हाजिर कर देती। जबकि अमन को कॉपी और पेंसिल पेन जैसे ज़रूरी चीज़ों के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता था। कई कई बार बोलने के बाद माँ पापा को बताती थी कि कॉपी और पेंसिल ला दीजिए, और जब वो अमन को देती तो इस हिदायत के साथ देती कि देखो बहुत पैसे लगते हैं, पन्ने बर्बाद मत करना। मगर फिर 5वीं कक्षा में अमन की मुश्किल हल हो गई। उसे बहुत अच्छे मार्क्स आए और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। अब अमन को कॉपी किताबें और पेंसिल वगैरह मुफ्त में मिलने लगी और उसका जहन रिलैक्स हो गया। फिर वो क्लास अच्छे नंबरों से पास होता रहा और हर बार अपने हाथ में रिजल्ट लेकर इस आस में घर जाता कि उसके मम्मी पापा उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर उसे शाबाशी देंगे। पर वो दिन कभी नहीं आया। समर के पास मार्क्स अमन के फर्स्ट डिवीज़न पर भारी हो जाते थे। मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में भी अमन के 90% मार्क्स आए थे, पर क्लास पहुंचने के बाद ये सिलसिला रुक गया। ये उम्र ही ऐसी होती है, हर इंसान के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है और
ऐसा ही कुछ अमन के साथ भी हुआ। कॉलेज में दीपिका से पहले उसकी दोस्ती की पहल दीपिका ने ही की थी। वो पढ़ाई में कुछ खास नहीं थी और उसे पता चला कि अमन पढ़ाई में अच्छा है, इसलिए उसने अमन से नोट्स मांगे थे। फिर धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। दीपिका को जब भी कोई डाउट पूछना होता अमन से ही पूछती। फिर दोनों कॉलेज से बाहर भी मिलने लगे, कभी पार्क तो कभी किसी रेस्तरां में। अमन को दीपिका का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। आखिर वो पहली इंसान थी अमन की ज़िंदगी में आने वाली जो उससे प्यार करती थी। अब अमन खुश रहने लगा था। उसे एहसास हो चला था कि कोई है जो उसका ख्याल रखती है। वो थोड़ी देर से कॉलेज पहुंचता है तो किसी की निगाहें दरवाजे पर टकटकी लगाए रहती थी। अमन ने अपने आगे की ज़िंदगी की प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। ऐसे एक रोज़ दोनों पार्क की बेंच पर बैठे थे। अमन ने दीपिका का हाथ अपने हाथ में थाम लिया था। अमन उससे अपने आगे की ज़िंदगी के ख्वाब डिस्कस कर रहा था, पर आज दीपिका बहुत खामोश लग रही थी। जब अमन को दीपिका की खामोशी का एहसास हुआ तो उसने टोक दिया, क्या बात है दीप, तुम इतनी चुप चुप सी क्यों हो? कब से मैं ही बोलता जा रहा हूँ। दीपिका, नहीं अमन, ऐसी बात नहीं है। अब तो अगले महीने एग्ज़ाम है ना। अमन, हाँ एग्ज़ाम तो हैं, पर हमारी तैयारी तो पूरी है, तुम उसके लिए क्यों परेशान हो? दीपिका, नहीं मैं एग्ज़ाम के लिए परेशान नहीं हूँ, वो तो दे ही दूँगी, पर 2 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है। दीपिका ने जैसे बेख्याली में कहा था, पर अमन ने जब ये बात सुनी तो उसके तो जैसे सारे ख्वाब ख्याल ही टूटकर बिखर गए। वो दीपिका को कहने लगा, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी शादी होने वाली है, पर तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर शादी किसी और से कैसे कर सकती हो? बोलो दीपिका, जवाब दो। दीपिका, मैं क्या जवाब दूँ अमन? एक लड़की अपनी शादी का फैसला नहीं ले सकती। मुझे अब पता चला है। कल जब मैं कॉलेज से घर गई थी तो पापा के दोस्त की फैमिली आई हुई थी। उन लोगों ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। सबके जाने के बाद मैंने माँ को तुम्हारे बारे में बताया तो माँ कहने लगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे लिए खुद चलकर रिश्ता आया है। और फिर तुम्हारे बाद 2 छोटी बहनें हैं, उनका भी तो सोचो। तुम्हारे पापा इस रिश्ते से कितने खुश हैं। और फिर याद रखना, अगर तुम्हारे किसी कदम की वजह से हमारा सिर नीचा हुआ तो तू मेरा मरा मुँह देखेगी। इतना बोलते बोलते दीपिका की आवाज़ भरभराने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अमन देख सकता था वो बहुत मजबूर थी। फिर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। अमन को यकीन हो गया था कि उसकी किस्मत में किसी का प्यार लिखा ही नहीं, भगवान जी ने। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, पर अपनी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर। उसके बाद दीपिका ने कॉलेज आना बंद कर दिया था और अमन कॉलेज आकर भी वहाँ नहीं होता था। दीपिका सीधे एग्ज़ाम देने आई थी और हर बार अच्छे मार्क्स लाने वाला अमन इस बार केवल पास भर हुआ था। जाने कब तक वो खोया रहता अपनी बीती जिंदगी की किरचियों को चुनता हुआ कि दरवाजे पर दस्तक हुई और अमन अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। दरवाजे पर राहुल था। वह अमन को खाना खाने के लिए बुलाने आया था। अमन ने कहा, हाँ राहुल आ रहा हूँ, और अपना चेहरा धोने के लिए वॉशरूम में घुस गया। फिर थोड़ी देर बाद ही वो नीचे आ गया था और सबके साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद वो ऊपर जाने लगा था, पर राहुल ने उसे कैरम खेलने के लिए उठा लिया। उस दिन पहली बार उसे बहुत अच्छा लगा। राहुल, मीता और सीमा आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे थे और ये देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी यहाँ आकर अमन को अपनेपन का एहसास हो रहा था। सीमा के पापा उससे दिन भर की बातें पूछते थे, तब उससे बहुत अच्छा महसूस होता था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। अमन के मकान की मरम्मत का काम अब पूरा होने वाला था। एक दिन शाम को वो छत पर यूं ही टहलने के लिए चढ़ा तो उसे किसी की सिसकियाँ सुनाई दी। तो वो ठिठक गया और इसलिए उसने आवाज़ की दिशा में जाकर देखा तो सीमा रो रही थी। अब हैरान होकर उसके पास चला आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे चुप कराए, इसलिए वह परेशान सा उसके पास ही ज़मीन पर बैठ गया और नरमी से बोला, एक्सक्यूज़ मी, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? अमन की बात सुनकर सीमा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अजीब सी शर्मिंदगी से उसे देखा।
जिसकी आंखों में सीमा को अपने लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। सीमा की समझ में नहीं आया कि वह उससे अपने रोने की वजह कैसे बताए, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछकर एक नज़र अमन को देखा और फिर खामोशी से अपना चेहरा झुका लिया। ऐसा लगता है आपको मुझसे बात करना पसंद नहीं। सॉरी। उसकी खामोशी पर वह उदासी से बोला तो वह बौखलाकर अजीब अंदाज में बोली, ना नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल शेखर की मौत हो गई, इसलिए रो रही थी। सीमा ने अपनी भीगी भीगी पलकें उठाकर कहा, शेखर कोई बहुत अजीज रिश्तेदार है आपका? अमन ने परेशान होकर पूछा। सीमा ने अपनी आंखों को हथेलियों से पोंछते हुए नहीं में सर हिलाया। तो फिर कोई दोस्त या? अमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। नहीं, वह तो इस उपन्यास का हीरो है जो सायना से प्यार करता था। सीमा ने अपनी गोद से उपन्यास निकालकर अमन को दिखाया। पता नहीं सब प्यार के दुश्मन क्यों बन जाते हैं। क्या हो जाता अगर दोनों के परिवार वाले अपनी दुश्मनी भूल जाते? सीमा रुआंसी सी कह रही थी। उसकी बात सुनकर अमन को बहुत ज़ोर से हंसी आई। सीमा ने हैरानी से उसे हंसते हुए देखा। ओ गॉड, यू आर रियली ए फुलिश गर्ल, अमन ने हंसते हुए कहा। कितना अच्छा लग रहा था वो हंसते हुए। सीमा तो बस उसे एकटक देखती रह गई। पागल, कोई कहानी के हीरो के मरने पर ऐसे रोता है भला? अमन की हंसी नहीं रुक रही थी। फिर थोड़ा रुक कर बोला, सॉरी सीमा जी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, पर मुझे सचमुच बहुत अजीब लगा कि कोई कहानी के हीरो जो बेजान किरदार हैं उनकी मौत पर इतना दुखी हो सकता है, जबकि असल ज़िंदगी में तो लोग किसी जिंदा इंसान की भी परवाह नहीं करते। बोलते बोलते अमन के लहजे में उदासी घुल गई थी। फिर वो वहाँ से उठकर चला गया। दूसरे दिन शाम का समय था। अमन कमरे में बैठा अपनी पर्सनल डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी सीमा ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और फिर दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गई। उसने अमन की और गिलास बढ़ाया और धीमी आवाज़ में बोली, आपने दोपहर को खाना क्यों नहीं खाया? अमन ने गिलास हाथ में थाम लिया और अचंभे से सीमा की और देखा। सीमा की आंखों में उसके अपने लिए फिक्र और परवाह दिखाई दी। उसके लहजे में अमन को अपने लिए अपनाइत का एहसास हुआ। उसने नज़रें झुका ली और फिर कहा, ऐसे ही भूख नहीं लगी थी? भूख कैसे नहीं लगेगी? हर वक्त जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, हमेशा कमरे में बंद रहते हैं, ये नहीं कि सबके साथ नीचे बैठे। सीमा ने थोड़ी नाराज़गी से कहा। तो अमन मुस्कुरा दिया और आज पहली बार उसे जरा गौर से देखा, जो नाराज़गी से बोलती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। बड़ी बड़ी नीली आंखें और खूबसूरत गेहुआ रंगत। सीमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मैं ना आपको बताने आई थी कि दिल्ली से आपके पापा का लैंडलाइन पर फ़ोन आया था। शायद आपका मोबाइल स्विच ऑफ था, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, सीमा ने अचानक से कहा। अमन उसके बाद बदलने की वजह से बहुत बेजार हुआ और बोला, आप उपन्यास पढ़ने के अलावा कुछ काम वाम करती हैं या नहीं? अमन ने ऐसे अंदाज में कहा कि सीमा को बहुत गुस्सा आया कि अमन उसे निकम्मी लड़की समझता है। सीमा ने जताते हुए कहा, इतनी भी निकम्मी नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ और सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ। सीमा के इस तरह बोलने पर अमन ने उसे हैरत से देखा। पल में धूप, पल में छाव जैसे बदलने वाली ये लड़की उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ तो बात थी उसमें, मगर मैंने आपको निकम्मी कब कहा? और उपन्यास पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। किताबों तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। वैसे कैसे उपन्यास पसंद है आपको? क्या कोई ख़ास लेखक का लिखा पढ़ती हैं आप? नहीं, कोई भी प्रेम कहानी पढ़ लेती हूँ मैं। अच्छा, ऐसा क्या पसंद है प्रेम कहानियों में? मुझे ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जिसमें हीरो बहुत डैशिंग हो, ऐसी कहानियाँ जिसे पढ़कर मूड फ्रेश हो जाए, उसने दिलचस्पी से खुश होते हुए बताया। तो अमन हंस पड़ा। आप हंस क्यों रहे हैं? सीमा ने फ़ौरन अपनी कमर पर हाथ रखकर तेज आवाज़ में कहा। उसे गुस्सा आ गया था। कुछ नहीं, बस यूँ ही आपने हीरो के बारे में बताया इसलिए हंसी आ गई। वैसे मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं आपकी पसंद का कोई नॉवेल ज़रूर पढ़ूंगा, अमन ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा। हाँ हाँ ज़रूर पढ़िएगा, मगर हीरो के बारे में पढ़कर खुद को हीरो ना समझ लीजिएगा, उसने तुनक कर कहा और फिर अचानक खुद याद
कुछ याद आते ही अपने सिर पर हाथ मारने के साथ कहा, हे भगवान, चूल्हे पर दूध चढ़ाकर आई थी और फिर वो भाग कर नीचे उतर आई। दूसरी सुबह रविवार का दिन था। सीमा फूलों के पौधों को पानी डाल रही थी। छत पर बहुत सारे फूलों वाले पौधे गमलों में लगे थे। उसे बागवानी का शौक था, तो वो इस तरह पूरी कर रही थी। गुलाब के पौधों में 2 फूल आए थे। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। फिर जाने किन ख्यालों में खो गई कि उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, तो वो अपने ख्यालों को झटक कर दौड़ती हुई नीचे उतर आई और सीधे अपनी माँ के पास जाकर रुकी, इसलिए उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। अमन वहीं पास में बैठा सबके साथ नाश्ता कर रहा था। मीता पराठे सेक कर सबको दे रही थी। सीमा ने अपनी सांसें बहाल करने के बाद पूछा, हाँ माँ, आप क्या बोल रही थी? बेटा, तेरे पापा बोल रहे थे कि तेरी सहेली के घर के पास जो वकील साहब का घर है ना, नमन को वो घर जाकर दिखा दो। ओ अच्छा, इसलिए मुझे लगा कोई काम होगा। अच्छा, तो मैं बस तुझे काम से आवाज़ दे सकती हूँ, ऐसे नहीं। सीमा ने ऐसे ढंग से मुंह बनाकर कहा था कि सीमा की माँ को हंसी आ गई। अमन भी नज़र नीचे किए उसे ही देख रहा था, और जब थोड़ी देर बाद वो अमन के साथ घर से निकलने लगी तो माँ ने उसे हिदायत दी, अमन को घर दिखाकर तू वापस आ जाना, अपनी सहेली के घर मत रुक जाना, घर में भी काम है। मैं हमेशा तो नहीं रुकती उसके यहाँ माँ, वो तो कभी कभी। हाँ, वो बस कभी कभी तो भूल जाती है, इसलिए मैं तुझे याद दिलाना नहीं भूलती। ठीक है, अमन को घर दिखाकर सीधे वापस आऊँगी मैं। ठीक है, अब जा। उसके बाद सीमा और अमन वकील साहब के घर जाने के लिए निकले तो अमन बहुत तेज कदमों से चल रहा था, इसलिए सीमा ने उसे रोका। आपको पता है किधर जाना है? नहीं तो फिर थोड़ा धीरे तो चलिए, मैं आपके कदमों के साथ नहीं चल पा रही। ऐसा लग रहा है कि मुझे वकील साहब से मिलने जाना है और आप रास्ता दिखा रहे हैं। उसकी बात सुनकर अमन को हंसी आ गई और फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। थोड़ी देर बाद ही दोनों वकील साहब के घर के पास पहुंचे थे। सीमा ने उसे घर दिखाया और वापस लौटने लगी तो दरवाजे पर ही उसकी सहेली मिल गई और वो उससे बात करने लगी। अमन वकील साहब से मिला और उनसे घर बेचने के सिलसिले में बात की। उनकी पत्नी चाय नमकीन ले आई थी, तो वो चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी अमन का मोबाइल बजा। उसके पापा का फ़ोन था। उन्होंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि बहन की शादी पक्की हो गई थी और उसे ये खबर ऐसे बताई जा रही थी कि जैसे रिश्तेदारों को बताया जाता है। अमन का मूड खराब हो गया था। वकील साहब से बात करके वो उठ गया और जब वो घर की ओर बढ़ने लगा तो पीछे से भागती हुई सीमा भी आ गई। अरे जरा रुकिए, तो उसने आवाज़ देकर अपने हीरो का एहसास अपने होने का एहसास दिलाया तो अमन रुक गया। आप अभी तक यहीं पर थी? जी, वो मेरी सहेली ने मुझे रोक लिया था ना, इसलिए वो क्या है ना, कल वो फिल्म देखने गई थी तो उसकी स्टोरी बता रही थी मुझे। बहुत अच्छी स्टोरी थी। आप फिल्म देखते हैं? वो नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी। तो नमन ने उसे घूर कर देखा, पर सीमा का ध्यान देने वाली थी, इसलिए वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अमन को तेजी से बढ़ते देख सीमा भी जल्दी से आगे बढ़ी और उसकी बुरी किस्मत एक ईंट से उसका पांव टकरा गया और वो लड़खड़ाते हुए गिर गई। वो वहीं बैठकर रोने लगी। देखा, जल्दबाजी का नतीजा, मेरा पांव तुड़वा दिया। पता नहीं किसका गुस्सा है और निकाल मुझ पर रहे हैं। उसे रोता देख अमन उसके पास आ गया और उसे सहारा देकर उठाया। उफ, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, अब मैं क्या करूँ? वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोली तो अमन ने उसका हाथ छोड़ दिया और आराम से कहा, ऐसा करो, थोड़ी देर यहीं बैठी रहो, जब दर्द कम हो जाए तो घर आ जाना। उसकी बात सुनकर सीमा बड़बड़ाते हुए उठ गई। एक तो किसी काम के आओ, ऊपर से अपने पाँव भी तुड़वाओ और किसी को कोई ख्याल ही नहीं। ठीक ही कहते हैं लोग, परदेसी किसी के हमदर्द नहीं होते, उन्हें बस चोट पहुंचाना आता है, मरहम लगाना नहीं। सीमा बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे चल रही थी और अमन मुस्कुराते हुए चुपचाप चल रहा था। सीमा बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे चल रही थी और अमन मुस्कुराते हुए चुपचाप चल रहा था। और जब दोनों घर पहुंचे तो अमन तो सीधा छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, पर सीमा को माँ ने आड़े हाथों लिया। जब बोलकर भेजा था कि वहाँ
नहीं रुकना फिर क्यों रुकी? वो अभी और भी डांट लगाने वाली थी कि सीमा की आंखें पनीली हो गई। उसने अपने लहजे में मासूमियत घोल कर कहा, माँ आपको लगता है मैं जानबूझकर वहाँ रुकी थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जाते समय मुझे एक पत्थर से ठोकर लग गई थी। कितनी मुश्किल से वकील साहब के घर तक पहुँची थी, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुरंत वापस चल दूँ, इसलिए थोड़ी देर वहीं बैठ गई। अभी भी इतना दर्द हो रहा है कि खड़े होना भी मुश्किल है। ओह, मुझे ये सब नहीं पता था बेटा, इसलिए डांट दिया। तुम बैठो, मैं अभी गर्म पानी लेकर आती हूँ। उसने उसमें अपने पाँव डालकर रखना दर्द में आराम मिलेगा। अमन ये सब सीढ़ियों पर खड़ा सुन रहा था, फिर वो अपने कमरे में चला गया। सीमा ने उसे बातें सुनते देख लिया था। फिर अगले दिन सीमा ने बाथरूम के फर्श पर जानबूझकर साबुन रगड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि इस समय तक सभी नहा चुके होते हैं, बस अमन ही देर से उठता है। और अब वो किचन में गुनगुनाते हुए नाश्ता बना रही थी। उसके कान में रह रहकर हंसी फूट रही थी, मगर ये क्या? अमन की जगह सीमा के पापा बाथरूम में चले गए। दरअसल उनकी घड़ी उन्होंने बाथरूम में खोली थी, वहीं लेने दोबारा गए थे बाथरूम में और फिसल कर गिर गए। वो तो भगवान जी का शुक्र था कि उन्होंने गिरते गिरते टब को पकड़ लिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा चोट लग आ जाती। बाथरूम में जैसे गिरने की आवाज़ आई, सीमा हंसते हुए किचन से बाहर भागी। सोचा था अमन का मजाक उड़ाएगी मगर जब बाथरूम में से पापा को बाहर आते देखा तो उसकी हंसी और भागते पांव दोनों पर ब्रेक लग गए। पर उसके पापा की नज़र उस पर पड़ी गई तो वो समझ भी गए थे कि करस्तानी उनकी लाडली बेटी की है, इसलिए उसे खामोशी से घूर कर देखा और अपने कमरे में चले गए। और सीमा का तो अफसोस और शर्मिंदगी के मारे नजरें उठाना भी मुश्किल हो गया। सुना था बहुत बार, आज देख भी लिया। जो लोग दूसरे के लिए खड्डा खोदते हैं, कभी कभी खुद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, अमन ने पीछे से आकर कहा था। सीमा ने झटके से अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा, जिसकी सितारा सी रोशन आंखों में मुस्कान की हल्की सी चमक थी। वह उसे घूरते हुए अपने पापा के कमरे में घुस गई कि उन्हें कोई मरहम तो ला कर दे दे। सीमा को रह रहकर अमन पर गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से में उसने उसकी चाय में चीनी की जगह एक चम्मच भरकर नमक मिला दिया। और जैसे अमन डाइनिंग टेबल पर आके बैठा, जल्दी से उसकी चाय और नाश्ता लगा दिया। अमन को उसके इतनी जल्दी नाश्ता लाकर देने से कुछ गड़बड़ी तो लगी, पर उसने सीमा को इस बात का एहसास नहीं होने दिया और नाश्ता करने लगा। लेकिन पराठे के 2-4 कौन खाने के बाद उसे सब नॉर्मल लगा, तो उसने चाय का कप उठाकर होठों से लगाया, पर पहले घूंट के साथ ही उसे बहुत जोर की खांसी आ गई और आंखों में आंसू आ गए। सीमा उसकी हालत पर जोर जोर से हंसना चाहती थी, मगर जाने क्यों अमन की हालत देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो फ़ौरन पानी लेने भागी। पर जब उसने अमन को पानी का गिलास बढ़ाया तो उसने लेने से मना कर दिया और फिर से चाय उठाकर पीने लगा। तो सीमा ने जल्दी से उसके हाथ से चाय का कप छीन लिया और किचन में जाकर दूसरी चाय बनाने लगी। आज पहली बार सीमा को अमन की चुपचाप कड़वी चाय पीने पर बेहद शर्मिंदगी के साथ बहुत दुख भी हुआ था, लेकिन वो अपने इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। दोपहर तक उसे रह रहकर सुबह वाली बात कचोटती रही और इसलिए वह अपने कमरे में उदास सी बैठी थी। तभी मीता उसके पास आई। क्या बात है सीमा, इतनी उदास सी क्यों हो? कुछ नहीं मीता, बस ऐसे ही उदास होने का मन है ऐसे ही उदास होने का मन है। ये क्या बात हुई भला? मीता ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे सीमा के पल पल बदलते मूड का पता था, इसलिए वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। देखो मीता, मैं इस वक्त एकदम सीरियस मूड में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। अच्छा बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मीता सीमा के कमरे में आई तो सीमा बहुत उदास थी। उसने कहा, मीता अभी मेरा किसी का बात का मन नहीं है, बस उदास रहने का मूड है। अच्छा, ऐसा भी कहीं होता है? सच बता, कहीं तुझे अमन में अपना हीरो तो नज़र नहीं आ रहा? मेरा दिमाग ख़राब है जो उस चुप घुन्ने को अपना हीरो बनाऊं। पता नहीं क्या सोचती हो तुम भी। अरे उसके जैसा कोई हीरो होता है भला?
फिर ठीक है, उदास होने का मूड है तो रहो। मैं तो बस ये बताने आई थी कि मैंने मम्मी और चाची जी से इजाज़त ली है फ़िल्म देखने जाने के लिए। पता है ना कौन सी फ़िल्म लगी है? वेल बॉटम। पर क्या सच्ची मम्मी मान गई कि हम सहेलियों के साथ फ़िल्म देखने जा सकते हैं? और क्या मैं हवा में बोल रही हूँ? फिर मैं तैयार होती हूँ और तुम्हारे उदास होने का मूड जो था, मीता ने मुस्कुराते हुए कहा, वो फ़िल्म देखकर आने के बाद बना लूँगी। सीमा ने हंसते हुए कहा, हाँ अक्षय कुमार के साथ किसी और को देखकर मूड तो खराब हो ही जाएगा मेरी बन्नू का। मीता की बात सुनकर सीमा हंस दी, और क्या। अच्छा मैं तैयार होती हूँ। पागल, अभी से तैयार होकर क्या करेगी? 5 बजे का शो है और अभी तो 10 बजे ही, बस 2 ही बजे हैं। या कहीं ये तो नहीं बन ठन कर उस अकड़ू को दिखाना है? मुझे उसके जैसे घूंचू के लिए तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इतनी खूबसूरत हूँ, उसके जैसे लोग मुझे देखकर दिल थाम ले। सीमा अकड़ते हुए बोली, अरे ज़रा धीरे बोलो, कहीं उस दिन की तरह उसने सुन लिया तो। सीमा उस दिन की बात याद करके ज़ोर से हंसी और हंसते हंसते ही जब उसने नज़रें उठाई तो वो सामने ही खड़ा बड़े आराम से सीमा को डींगे मारते हुए सुन रहा था। सीमा उसे देखकर एकदम से चुप हो गई तो मीता ने सामने देखा और अमन को देखकर वो भी खामोश हो गई और धीरे से कहा, मैं तो चली, और होंठों पर ज़बरदस्ती मुस्कान सजाकर वहाँ से जल्दी से निकलने लगी थी कि सामने की दीवार से टकरा गई और फिर रुकी नहीं बल्कि भागती चली गई। उसे ऐसे भागते देखकर अमन को हंसी आ गई और सीमा के होंठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर मीता के जाते अमन सीमा के सामने आ खड़ा हुआ। तो मैं घोंचू हूँ? उसने सीधे पूछ लिया। नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक में कह रही थी। बहुत अजीब से मजाक करती हो। वैसे और कितने टाइटल सोच रखे हैं मेरे लिए, प्लीज़ बता दीजिए। सीमा का घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था और वो इस बात को इंजॉय कर रहा था। सीमा के लिए तो जान बचाना मुश्किल लग रहा था। उसने शर्मिंदगी की नज़रों से अमन को एक नज़र देखा और फिर सॉरी बोलकर भागी और अमन को बहुत ज़ोर से हंसी आ गई, जिसे सीमा ने नीचे पहुंचकर भी सुना। सीमा और मीता दोनों का रिजल्ट आ गया था और दोनों की फर्स्ट डिवीज़न आई थी, पर सीमा को मीता से अधिक नंबर आए थे और इसलिए वो पूरे घर में तितली की तरह उड़ रही थी। दोनों बच्चों की खुशी में घर में अच्छा अच्छा खाना बनाया गया और सीमा के पापा ने राहुल से मिठाई मंगवा कर मोहल्ले में भी बंटवाई। जब शाम में अमन घर आया तो सीमा के पापा ने उसे दोनों के अच्छे रिजल्ट के बारे में बताया और सीमा की काबिलियत की तारीफ भी की। फिर जब शाम को सीमा अमन के कमरे में चाय लेकर आई तो उसे कप थमाते ही शुरू हो गई। पापा ने मेरे रिजल्ट के बारे में तो बता ही दिया होगा, देख लीजिए पूरे 85% नंबर आए हैं मेरे। उसने बड़े अंदाज से अपनी खुशी जाहिर की। अमन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर उठकर अपनी अलमारी खोली और एक किताब निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। ये लो, फिलहाल ये गिफ्ट पेश है, मुझे यकीन है तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। सीमा की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में चमक आ गई, जैसे कि प्यार के दीप जल उठे हों। वो अमन की आंखों में देखने लगी। क्या हुआ, गिफ्ट पसंद नहीं आया? ये तो बहुत अनमोल है मेरे लिए, पर पता नहीं मेरी किस्मत में क्या हो। अमन ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और धीरे से पागल कहकर कमरे से बाहर निकल गया। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।